everyone, this is Khushi. Welcome back to my channel and welcome to this 20 days geography revision series. इस सीरीज में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मैप बेस्ड क्वेश्चंस इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। पहले तो मेरी चैप्टर वाइज सीरीज ही चल रही थी, मैंने उसमें 2-3 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर भी चुकी हूँ मैं। अगर आप लोग को देखनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। बट आई थॉट कि काफ़ियों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस अभी चाहिए, इसलिए मैं ये एमसीक्यू वाली वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और और ये वीडियो आपके 2 पार्ट्स में आएगी, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे 50 एमसीक्यू एंड देन 50 पार्ट 1 पार्ट 2। बिकॉज अगर हम पूरे पूरे 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे लिए वो एडिट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। जैसे कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम सब्जेक्टिव कर रहे थे, जैसे कि हम उसमें अप्रोच करते थे कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते थे, देन हम उसके पीछे की जो भी थ्योरीज वगैरह होती थी उसको भी साथ साथ में पढ़ लेते थे। सेम वही वाला अप्रोच हम एमसीक्यूज में भी यहाँ पे लगाएंगे, जस्ट कि ज़्यादा टाइम ना लग जाए, बट वही सेम वाली अप्रोच रहेगी। Guys, let's start with our first question. Which of the following industries produce raw materials for other industries? ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज वाला, ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज के चैप्टर्स में से आया है। एंड हमारे पास हमारी बुक में जो 3 चैप्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये तीनों चैप्टर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लेंदी हैं, बट इसमें से क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा फॉर्मुलेट होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस के ऊपर उनको कैटेगराइज करा गया है। जैसे कि अगर हम साइज का ले लें, ओके, साइज में कॉटेज है हमारे पास, स्मॉल है और लार्ज है। देन वी हैव ओनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट। देन वी हैव रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उसमें भी हमारे पास काफी ज्यादा लंबा बाइफिकेशन है। तो ऐसे करके कुछ कुछ बेसिस के ऊपर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बेसिक और की इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन आयरन का यूज होता है। लाइक दीज आर द इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, स्मॉल स्केल होगा नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल साइज के ऊपर बाइफर्केशन है इसका, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है। हाउस होल्ड, या हम इसको, इसका दूसरा नाम होता है हाउस होल्ड का कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड स्लैश कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, और इसमें से एक और एमसीक्यू बन जाता है, लाइक आई गेस यहाँ पे होगा 50th क्वेश्चन के बाद, बट मैं यहाँ बता देती हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसे ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये वाली चीज याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आता है एमसीक्यू में। ओके, एंड जॉइंट सेक्टर तो वी लाइक नो कि इसका आंसर नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो होता है उसमें आता है आपका जॉइंट। ओके, देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a feature of small scale industries? Like not. Okay. अच्छा, क्वेश्चन पेपर में जब भी कुछ नॉट वाला आएगा ना, तो आपको जो पहले के जो आपको 10 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग वाले, तो उसमें जो ऐसी चीजें होंगी ना, तो या तो अगर मार्क करने के लिए, वैसे तो वो लोग मार्क करने के लिए परमिशन देते नहीं है बोर्ड्स के पेपर में, तो मार्क वगैरह मत करना, बट अपने दिमाग में रखना कि भाई यहाँ पे नॉट है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस को देख लेना, बिकॉज अगर आप लोग जल्दबाजी में अगर आप ये नॉट नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे तो चलो ये कैपिटल्स में है, वहां पे मे बी कैपिटल्स में ना, वी नेवर नो। ओके, दे यूज अ सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स। अब देखो, हमें यहाँ पे वो वाला फीचर बताना है जो नहीं है। दे यूज सिंपल पावर मशीन्स करते हैं भाई, यूज ये वाला नहीं होगा। दे रिलाई ऑन सेमी स्किल वर्कर्स, ये भी है। दे ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स लोकली, ये भी है। देयर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, ये नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, दिस वन। मैंने ये वाली शायद गलती करी थी अपने बोर्ड्स के पेपर में, कोई एक क्वेश्चन था, मैं वाला क्वेश्चन भूल गई, और उसमें मार्क करना था कि जो चीज नहीं है, ओके, एंड मैंने मार्क कर दिया था जो चीज है। तो वो वाली मेरे से गलती हो गई थी, जल्दबाजी में ही हुई थी। जैसे होता है ना कि लाइक मैं अपना पेपर कैसे शुरू करती थी पता है, जो हमारा सेक्शन डी होता है ना, लाइक जो सेक्शन ए है वो तो एमसीक्यूज, बी होता है आपका सोर्स बेस्ड, सी होता है शॉर्ट आंसर, डी होता है लॉन्ग आंसर, और ई होता है मैप बेस्ड, ठीक है। तो मैं शुरू करती थी डी, सी, और ई को तो चलो मैप के ऊपर ही करना पड़ता था, वो तो कुछ है नहीं, देन बी एंड देन ए, ठीक है। बिकॉज आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन माई एमसीक्यूज वाला पार्ट, कह रहे ये तो मैं बहुत आराम से कर लूंगी, बट लास्ट तक होते होते और यही भाई, और लाइक मेरा कितना स्कोर था, आई वाज लाइक 97/100, सॉरी 1000 लिख दिया, 97/100, और मेरे 3 एमसीक्यूज मेरे यहाँ से ही गए थे, बाकी मेरा सब कुछ सही था। ये वाली गलती यार मत करके आ जाना, है ना, क्योंकि एमसीक्यूज में यही होता है, अगर आपको सही है तो सही है, गलत है तो गलत है।
ठीक है, सो इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर मैं मार्क कर देती हूँ, बेसिक। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब देखो, एक चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारे बेसिस के ऊपर डिवाइडेड हैं। ठीक है, एक जो हमारा मेजर बेस है दैट्स आर साइज। इसमें पहले आती है कॉटेज, या आप कह रहे हो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, देन वी हैव स्मॉल स्केल, देन वी हैव लार्ज स्केल। These are the three bifurcations. तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज। कौन से फीचर्स इसके बारे में सही है? इट इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नहीं वो तो लार्ज स्केल में आ जाएगा। रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड मार्केट्स, नो। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, इसे थोड़ा रुको। फिनिश प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट, नो ओपन मार्केट में नहीं सोल्ड होते हैं। या तो वो जो हाउस होल्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग उसे खुद कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब कुछ पार्ट को, और या तो वो उसे अपना लोकली में ही बेचते हैं। सो द आंसर इज दिस, लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3। आप भी जब अभी प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपके पास है दिन, मतलब आज 10 तारीख है और ये 10 तारीख को ये वाली वीडियो चली जाएगी रात तक, तो आपके पास 10 तारीख है, तो आपके पास टोटल 16 दिन है। ठीक है, और 16 दिन में काफी ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो सकती है। तो जब भी आप कोई एमसीक्यू को लो ना, तो आप उसके जो बाकी ऑप्शंस है ना उनको भी साथ साथ रिवाइज कर लो। मैं ये वाली चीज करती थी, ये वाली चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सीयूटी में भी आपको काम आएगी रिवीजन के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। सी गाइज, नाउ दिस इज समथिंग थोड़ा-सा अलग सा। तो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है? तो वो सर्विस सेक्टर में आती हैं। बट अगर हम सर्विस सेक्टर को भी देखें, तो सर्विस सेक्टर में भी हमारे पास बाइफरकेशंस हैं। फर्स्ट इज़ आर टर्शरी, टर्शरी सर्विसेज कह लो, ओके? देन वी हैव क्वाटरनरी, देन वी हैव क्यूनरी। अब अगर हम टर्शरी को भी लें ना, तो इसमें काफ़ी लोग सोचते हैं कि अच्छा टर्शरी मतलब बस सर्विसेज ही हैं। बट एनसीईआरटी में आपकी एक लाइन आती है कि दीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड द एक्सचेंज। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम इसमें पर्सनल, प्रोफेशनल, कमर्शियल ये सब सर्विसेज को भी लेते हैं। और एक्सचेंज का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट वगैरह से है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। देन अभी तो आप क्लास 12th में ही हो, तो क्वार्टनरी और क्यूनिनरी को हम लोग एक ही साथ काउंट करते हैं। बेसिकली इसमें R&D, वाइट कॉलर वर्कर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है ना? और ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट हमारा आता है टर्शरी सर्विसेज में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हमारा आ गया एक्सचेंज में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी। प्राइमरी का नहीं होगा, प्राइमरी में हम लोग डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, और सेकेंडरी में हम उन रॉ मटेरियल्स का फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वार्टरनरी में हम R&D और रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। ओके गाइस, देन वी हैव, मुझे बताना कि अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मैं ना दे दूंगी, मैं उसमें दे दूंगी, किसमें दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो मुझे बता देना अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए आगे प्रैक्टिस के लिए तो। अच्छा, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी। हमने अभी डिस्कस करा था क्या क्या होती है। गैदरिंग, नहीं ये प्राइमरी में आएगी। हंटिंग, नहीं। नोमैडिक हंटिंग, नोमैडिक हर्डिंग, नो। हमारा आएगा ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग आपका एक्सचेंज वाले पार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, अभी डिस्कस करा था। कैचिंग फिश, नहीं ये आपका प्राइमरी में आ जाएगा। आयरन स्मेल्टिंग, ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, यस ये आपका आएगा। बास्केट मेकिंग, नो ये भी आपका प्राइमरी में आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ओके, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर नॉट बताना। इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखने से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, एक और एमसीक्यूज में एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक होती है जिसको मैं बड़ा यूज करती थी अपने मॉक टेस्ट में। ठीक है, देखो जब तक पेपर आते हैं तब तक तो आप इतनी बार रिवाइज कर चुके होते हो कि आपको हर एक चीज याद हो जाती है। बट उससे पहले जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो, मैंने कोचिंग ली थी, अगर आपको मेरी 12th की स्टोरी जाननी है तो मुझे बताना। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग ही है मेरे ख्याल से, तो इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग ही होनी चाहिए। सी, सो वी हैव आवर एलिमिनेशन टेक्निक, जिसको मैं अपने मॉक टेस्ट में बहुत यूज करती थी, और ये हमेशा काम करती है। बोर्ड्स में भी यूज कर सकते हो, बट पहले पढ़ लेना है ना, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही एलिमिनेट ही करके आगे रहेगा आंसर, वो भी अच्छी बात नहीं होती। सो देखो, हमें इसमें लग रहा है नॉट द कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो देखो यार कहीं से भी नहीं होता है। सो
आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, देन यू हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो थोड़ा-सा वन वे राउंड जाके भी आप लोग सोच सकते हो, अगर आपको उस टाइम कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन पढ़ के जाना है, ये नहीं कि इसी के ऊपर ही निर्भर हो गए, ठीक है? ऐसे नहीं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ हाइली पॉल्यूटेड? यू हैव यमुना। अच्छा, यमुना में आपके वहाँ पे एक ना ग्राफ्स ऐसे बना हुआ है, मैं बता देती हूँ। ये कौन-कौन से स्टेट से गुज़रती हैं? ये वाला क्वेश्चन आता है। यूपी एंड दिल्ली। इसकी मेजर पॉल्यूटिंग स्टेट क्या है? दिल्ली है। अब दिल्ली में भी क्यों है? क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब महान हैं। मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ। जब आप डीयू में आएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दिल्ली है ना, ये अपना सारा-सा जो भी वेस्ट है वो यमुना में डंप करती है। डंपिंग द वेस्ट। दिस इज़ द मेन कॉज़ ऑफ अ डर्टी यमुना रिवर। मतलब मैं क्या कहूँ? जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं अपनी लोकेशन तो रिवील नहीं करूँगी ऑफ़ कोर्स। आई होप मैंने किसी वीडियो में ना करी हो। या मैंने नहीं करी थी। तो ये जो यमुना है, तो जब आप आओगे ना थोड़ा ये नॉर्थ कैंपस साइड, हडसन लेन में आप पीजी लोगे या विजयनगर साइड में, ठीक है? सो वी हैव समथिंग नोन एज़ नाला रोड। जस्ट लाइक सर्च करना है इसके बारे में, ठीक है? नाला रोड। वो नाला रोड है क्या? यमुना बह रही है, वो पूरी मतलब ओह माय गुडनेस बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज़ यमुना इज़ अ होली रिवर बट क्या कर सकते हैं। प्रॉपर नदी है वो, ठीक है? उसके ऊपर पुल है। अगर वो नदी साफ होती, सोचो कितना अच्छा लगता ना, एकदम साफ-साफ सी नदी है, कितना मस्त मज़ा आता। एक वो नदी पूरी काली है। उसमें से इतनी गंदी स्मेल भी आती है, एकदम नाली जैसी। सो वो लाइक ऐसे-ऐसे बहती है और वो ही आपके नॉर्थ कैंपस अगर आपका एडमिशन होता है ना खालसा मिरांडा साइड बिकॉज़ खालसा मिरांडा इज़ लाइक एट हियर, ठीक है? कॉर्नर पे है एंड देन वी हैव यहाँ पे हिंदू वगैरह एंड हंसराज तो हमारा बहुत लास्ट मतलब ऐसे-ऐसे कैसे मैप्स ऐसे बना हुआ है टाइप ऑफ दिस। तो फिर यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस सेग्रीगेटेड सो खालसा मिरांडा आर लाइक द कॉर्नर वाला, ठीक है? इस साइड है। तो यहाँ पे ही आपका नाला रोड शुरू हो जाता है समव्हेयर लाइक दीज़ ओके यहाँ पे एंड देन थोड़ा यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा आना-जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ वो जो रोड है उससे आप उसमें मतलब आप आधा घंटा भी खड़े नहीं हो सकते हो। वहाँ बहुत बुरी हालत है। उसके ऊपर एक ऐसे पुल है और अच्छा बट सोचो ना कि अगर वो कितनी साफ होती तो कितना अच्छा होता ना। ऊपर से ऐसे पुल है और पता है उसका पूरा ऐसे व्यू आता है दूर तक बट वो साफ ही नहीं है। दैट्स सैड। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इज़ कैरिड आउट मेनली थ्रू व्हिच रूट्स? अब ये वाली चीज़ याद करके जाना। सो व्हिच रूट्स? एयर एंड सी रूट, ठीक है? अब अच्छा इसमें एक लाइन आती है कि जो लैंड रूट है, उसमें से बहुत ज़्यादा कम ट्रेड कैरी होता है, ठीक है? और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बस ये 4 कंट्रीज़ हैं, जिनके यहाँ पे लैंड रूट कैरी होता है, बाकी हर एक जगह हमारा एयर एंड सी रूट ही जाता है। अंडरस्टूड? ओके, देन वी हैव व्हाई हैज़ कोलकाता पोर्ट मिनिमाइज्ड इट्स सिग्निफिकेंस? अच्छा ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें जो आपकी एक चीज़ आती है इट हैज़ वास्ट हिंटरलैंड अच्छा ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट इन हुगली रिवर एक ये वाला पॉइंट ओह! एक ये वाला पॉइंट, दूसरा डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अदर पोर्ट्स, पैसेंजर ट्रैफिक ये छोड़ो। अब ये यहाँ पे आओ, कोलकाता। कोलकाता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट है हमारे जो कॉलोनियल रूल से चला आ रहा है। अब एनसीईआरटी में इसकी 2-2 चीज़ें आती हैं, दोनों-दोनों पॉइंट्स मेंशन है। अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ के नहीं जाओगे ना लाइन को और अगर आप मेरी सीरीज़ ही देख के जाओगे ना, तो ये आप गलत करके आ जाओगे। देखो यार, कोलकाता ने अपना सिग्निफिकेंस जो लूज़ करा है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अदर पोर्ट्स। जैसे कि आपका ये बन गया था विशाखापट्टनम, चेन्नई, इन सब के कारण उसका सिग्निफिकेंस लूज़ हुआ है। नॉट बिकॉज़ ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट इज़ एन अनदर प्रॉब्लम ठीक है? वो प्रॉब्लम है कोलकाता पोर्ट के लिए। बट इसका रीज़न डाइवर्जन ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अदर पोर्ट्स है, नॉट एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट। अच्छा इससे यार एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कोलकाता पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट क्या है? ये सैटेलाइट एरिया, सैटेलाइट पोर्ट के बारे में मैं बताऊँगी। हमारे एक चैप्टर में आएगा भी। कोलकाता पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट क्या है? हुगली। ठीक है? ये भी आ सकता है आपका 1 मार्कर के लिए, तो ये भी याद करके चले जाना। Okay, then we have our next. Which one of the following seaports is located on the Mahanadi Delta? Paradip. Which among the following is the westernmost terminal station of East-West corridor? Okay, so westernmost. Um, oh, this is not a good drawing. Just a second.
Okay, we have this. Now it's good. अच्छा, अब इसमें ना एक दो और चीजें हैं जो मैं थोड़ा बता दूं। आई नो कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप लोग को ये वाली चीज पता होगी, बट लाइक मुझे तो इसका थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने स्टडी करा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें दो दो चीजें हैं, एक जो आपका जो बॉक्स है ना उसमें दो दो चीजें मेंशन है। एक है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरा है आपका, इधर लिखूं, इधर लिखती हूँ। हाँ, एक है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दूसरा है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, गोल्डन कॉरिडोर और ये कॉरिडोर में फर्क है। जब मैं पढ़ती थी ना तो काफी लोग इसको एक मान लेते थे, ठीक है, जो कि हमें नहीं मानना है। ये दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है वो हमारे, मान लो कि हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यार मैं ऐसे बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये मान लो कि हमारे इंडिया का मैप है। अब जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है वो चार मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है। एक यहाँ पे आता है आपका दिल्ली, यहाँ पे आता है आपका मुंबई, यहाँ पे आता है आपका चेन्नई, यहाँ पे आता है आपका कोलकाता। अब ये जो हाईवेज हैं, ये इस हिसाब से, मतलब ये ऐसे लूप्स में या ऐसे इतना ज्यादा एंटेंगल है कि ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड्स होती हैं, लाइक दिस। मतलब ऐसे तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट लाइक देयर आर मैनी मैनी स्मॉल स्मॉल से हाईवेज, ठीक है, जो, तो ऐसे करके ये क्वाड्रिलेटरल का शेप ले लेते हैं और ये हाईवेज हैं, ठीक है। अब ये चार मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं, समझ गए, ये होता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब ये 5,000 से ज्यादा, 5,000 किलोमीटर से ज्यादा इसका डिस्टेंस है। प्लस लिख देती हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, तो 5,000 प्लस इसका किलोमीटर का इसका है। और ठीक है, तो ये है। सो दे आर लाइक द मेनी नेटवर्क्स क्लस्टर ऑफ हाईवेज कनेक्टेड between these like four metropolitan points, ठीक है। then we have this, then we have our east west कॉरिडोर। अभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, ये बस एक हाईवे है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कनेक्ट करता है कश्मीर, नहीं कश्मीर ही था ना भाई, मैं भी भूल रही हूँ, एंड दैट्स वेरी बैड। देखो यहाँ पे तो कन्याकुमारी है, यहाँ पे शायद कश्मीर ही था, या फिर नहीं नहीं कश्मीर नहीं था, यहाँ पे था श्रीनगर, श्रीनगर है, ठीक है। और यहाँ पे था कन्याकुमारी। देखो अगर गलत वलत होगा ना तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट थोड़ा सा कर लेना। अच्छा, वेस्टर्न मोस्ट में हमारे पास पोरबंदर और यहाँ पे आगे हमारे पास गुवाहाटी। ये आपका एक ही हाईवे है जो इसे कनेक्ट कर रहा है। देर आर नॉट लाइक क्लस्टर ऑफ हाईवेज, ठीक है। और इसका तो डिस्टेंस भी शायद 3,000 प्लस कुछ किलोमीटर, कुछ ऐसा कोई नंबर वगैरह आता है, वो है इसका डिस्टेंस। अंडरस्टूड। सो दैट्स आर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा ओके, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया, पोरबंदर हो गया, पोरबंदर हो गया, ठीक है। Then we have our next question. Which of the following statements is not true regarding NHAI, National Highways Authority of India? Yes, National Highways Authority of India. It is an autonomous body under the Ministry of Surface Transport. अब यहाँ पे हमें नॉट बताना है, ये याद रखना। It is an autonomous body under the Ministry of Surface Transport. सही है। It is responsible for constructing and maintaining national highways. सही है। It also constructs village link roads. नहीं। NHAI was operationalized in 1995. याद कर लेना, MCQ का ये पोर्शन है। ये सारे से इसके फीचर्स हैं, लेकिन एक फीचर जो नहीं है, दैट्स इट योर, इट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट्स विलेज लिंक रोड्स। ना ना ना, ये नहीं है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। देखो, एक होता है हमारा NHAI, मतलब बेसिकली ये तो चलो हमारी बॉडी हो गई ना। एक होता है हमारा नेशनल हाईवेज, मतलब ये मैं आपको जो हाईवेज और जो रोड्स हैं उसका बाइफर्केशन बता रही हूँ, मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट है इंडिया में उसका बाइफर्केशन बता रही हूँ। नेशनल के बाद आता है आपका, सॉरी, नेशनल के बाद आता है आपका स्टेट, स्टेट हाईवेज, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और जैसे कि एक NHI है, वैसे ही एक स्टेट वाला भी होता है। फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवेज। फिर आपका होता है रूरल रोड्स। अब ये जो आपका विलेज वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका रूरल रोड्स में आता है। देन यू हैव अदर रोड्स, अदर रोड्स, अदर रोड्स में हमारे पास एक बहुत अच्छा सा पॉइंट आता है, दैट इज ब्रो, ब्रो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी बनी थी 1960 में,
ठीक है। सो दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ओके, which one of the following industries is independent of its location? फूड प्रोसेसिंग, कॉटेज, केमिकल, फुटलूज। इसका आंसर होगा फुटलूज। अब फुटलूज इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसमें बहुत सारे आपके ना वो बनते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना इसको। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन होती है, क्यों होती है? बिकॉज फुटलूज इंडस्ट्रीज कोई रॉ मटेरियल्स के ऊपर निर्भर नहीं करती, लोकेशन के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है। अब इसमें कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती है? एनसीईआरटी में दी नहीं हुई कि कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे जो फेमस है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़, बीपीओ, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है? जब आप कॉलेज में आओगे ना, तो व्हेन यू विल ओपन योर लिंक्डइन अकाउंट, वैसे अभी भी आप ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ओपन करके रख लो, थोड़ा बहुत उसमें कुछ पोस्ट वगैरह करते रहो। मैं तो पोस्ट करती हूँ। इफ यू वांट माय लिंक्डइन आईडी सो प्लीज़ कमेंट, मैं भेज दूँगी। सो जब आप लिंक्डइन पे जाते हो ना, सो देयर आर लाइक मेनी जॉब्स और समथिंग। सो जो आपके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आजकल एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, जब से एआई आया है, डेटा एनोटेशन एंड लेबल्स। सो उसकी पूरी-पूरी पेमेंट आपकी डॉलर्स में होती है। सो लाइक वो है क्या कि मैं दिल्ली में बैठे-बैठे लोकेशन का कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने कॉलेज में भी कर सकती हूँ, घर में भी कर सकती हूँ, नॉन पॉल्यूटिंग भी है। राइट। सो मैं अपने घर में बैठे-बैठे अपना काम करूँ। सो दैट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री जो कि अभी वर्क कर रही है। What was the main objective for Indira Gandhi Canal? Providing water for irrigation in the command area, provide water for drinking purpose, water for airfest. This is the answer. इरिगेशन, जब से इंदिरा गांधी कैनाल आया था, लाइक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम्स, लाइक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम्स इन इंडिया। और इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ फैक्ट्स हैं कि इसका सबसे पहला आइडिया जो कंसीव करा था, ही वाज कन्वर सिंह, एंड ये 1948 में इन्होंने अपना आइडिया दिया था। देन लाइक इट वाज मेन, ये टोटल 2 कमांड एरियाज में वर्क करती है, जिसके अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं राजस्थान की। सो या वी विल डिस्कस इट इन द चैप्टर वाइज वाला वीडियो, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन इन द कमांड एरिया। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल इन द कमांड एरिया? अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। व्हाट इज द मेजर बेनिफिट? सबसे ज्यादा जो मेन बेनिफिट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, environmental conditions slightly changed, people had not settled permanently, crop production is still at lower level। मेजर बेनिफिट क्या है? ये है इकोलॉजी और इकोनॉमी। इंदिरा गांधी कैनाल के आने के बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, बिकॉज इरिगेशन के लिए आपको पानी वगैरह मिल रहा था। बाकी ये सब चीज़ें देखो नेगेटिव वे में ही जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे करके आप अपना एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, और बेटर रहेगा। What is the negative impact of Indira Gandhi Canal? Oh, this is a good question. What is the negative impact of Indira Gandhi Canal? Soil becomes fertile. ये हमको नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं से दिख नहीं रहा है, सो हम ये नहीं है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, हाँ ये है, और ये है भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, ये है भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ये तो अच्छी चीज़ है। कमांड एरिया बिकम्स ग्रीन, ये भी अच्छी चीज़ है। ये सारे सारे आपके ना उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल के। तो साथ साथ अपना ये भी रिवाइज कर लेना है ना कि कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड अंडर द प्राइमरी सेक्टर? देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आ गया वो सेकेंडरी एक्टिविटीज का होता है, नहीं। फिशिंग, यस। बैंकिंग, बैंकिंग किस में आएगा? बैंकिंग आएगा आपका टर्शरी में। ट्रांसपोर्ट, टर्शरी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बाकी ऑप्शंस को भी बाइफरकेट कर लिया करो, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। विच सेक्टर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स? हमने अभी डिस्कस करा था प्राइमरी। मैं क्यों बार बार ब्लैक इंक को सिलेक्ट कर रही हूँ? सॉरी। विच सेक्टर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स? सेकेंडरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? अच्छा, अब देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके रॉ मटेरियल्स के ऊपर क्लासिफाइड है, रॉ मटेरियल्स के ऊपर आपके क्लासिफाइड है, ठीक है ना। और ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ये आपकी बात करती हैं जो आपका सामान आता है ना फॉरेस्ट से, और प्लांट्स और इन सब से, तो इस सब के ऊपर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज काम करती हैं। जैसे इसमें आपका कॉटन आता है, आपका हनी आता है, वुड वाला चीजें भी आती है, टिम्बर वगैरह, तो ये सब चीजें। आयरन एंड स्टील, नहीं, मतलब ये भी आपका रॉ मटेरियल्स के ऊपर ही है, बट ये एग्रो बेस्ड में नहीं आता। कॉटन टेक्सटाइल, यस। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, नो। शिप बिल्डिंग, नो। ओके, मुझे बता देना कि ये आंसर्स के साथ चाहिए पीडीएफ, कि ये जो मैंने टिक लगा रखा है इसके बिना चाहिए। ठीक है, मैं दे दूंगी। विच शुगर इंडस्ट्रीज, विच इंडस्ट्रीज इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल्स? लीस्ट डिपेंडेंट, शुगर इंडस्ट्रीज चाहिए ही चाहिए। यू लाइक
यू वांट शुगर केन फॉर शुगर इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज यस चाहिए, मिनरल्स वाली जो लोकेशन उसके पास होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज मैंने अभी बात की थी, ये है वो फुट लूज इंडस्ट्रीज है। आयरन एंड स्टील इसमें भी चाहिए। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल करती है, जैसे कि हमने ऊपर बात करा था कि आप देख लो आपका जो ये झारखंड वाला जो रीजन है ना? इसमें आपके पास मेजॉरिटी स्टील प्लांट्स हैं, बिकॉज़ क्योंकि जो झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, अच्छा इसका नीचे क्वेश्चन भी आ गया है, मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया। छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वो आयरन ओर के लिए फेमस है। आयरन ओर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ये टाटा स्टील इंडस्ट्रीज़ ये सब चीज़ें आपको है ना देखने को मिलेंगी। देन वी हैव पावर सप्लाई, वी वांट इट। पावर सप्लाई के पास भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, ठीक है? देन वी हैव मार्केट, यस मार्केट भी। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है? ओके, which of the following is a characteristic of footloose industries? हमने ऊपर ही बात की थी, फिर से कर लेते हैं। Located near raw material sources, dependent on heavy machinery, independent of location, located near ports, independent of location. Near raw material नहीं, heavy machinery भी नहीं, near ports भी नहीं। Which of the following is a major iron ore producing region in India? छोटा नागपुर। ओके, आयरन और के जो आपकी बुक है ना उसमें बाकी बाकी कुछ कुछ लोकेशन बताई, बट जो मेजर है वो छोटा नागपुर है, ठीक है? इरेजर या then we have, which transport system is most suitable for carrying bulky goods over long distances? Roadways, airways, waterways, pipelines, waterways. Waterways सबसे ज़्यादा cheapest भी है, इको फ्रेंडली भी है, ठीक है? एनर्जी एफिशिएंट भी है ये, और बल्कि गुड्स को भी क्या कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? सो हाई स्पीड नहीं, हाई कॉस्ट, ये एडवांटेज कैसे हो सकता है? फ्यूल एफिशिएंसी या दिस सीजनल ऑपरेशन नहीं, समुद्र पे वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करते हैं ना, तो समुद्र तो हमेशा ही रहता है। ओके, देन वी हैव, ओह ये क्या हो गया? चलो इसको हम ठीक कर देंगे। विच रेलवे कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया? अब ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वेश्चन आया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। और ये वाला जो चैप्टर है ना आपका ना, ये आपकी दोनों बुक्स में है। और ये वाले चैप्टर ने बिलीव मी मुझे इतना परेशान करा था, बिकॉज उसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं और उसमें इतने सारे मैप्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बट ठीक है यार, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अब है तो हमें याद तो करना ही है। तो मैंने थोड़ा सा इसको ईजी बनाने के लिए आपके लिए मैंने एक ये निकाली थी, कैन आई मार्क हियर? लेट्स सी, मुझे यहाँ पे नहीं ऑप्शन मिल रहा, दैट्स सैड। चलो कोई बात नहीं, हम इसको वैसे देख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रशिया का मैप है, ओके? एंड अगर आप देखोगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया, ठीक है? तो आपका यूरोप विद एशिया कौन कनेक्ट करता है? तो एक चीज याद रखना, ऐसा कौन सी कंट्री है जिसमें दो दो कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं? इट इज आर रशिया। रशिया का जो वेस्टर्न साइड है उसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप करता है, क्या करता है मतलब उसमें वहां पे मतलब यूरोप की कंट्रीज है, और ये वाला पार्ट आपका एशिया का है, ठीक है? सो वी हैव कैनेडियन, नहीं तो नाम से पता चल रहा, नहीं साइबेरियन, यस दिस इज आंसर। ओरिएंट नहीं, यूनियन पैसिफिक रेलवे नहीं। सो ये होगा आपका साइबेरियन वाला पॉइंट। मैप में मैं एक बार दिखा देती हूँ ये वाला कहाँ से कहाँ पे है। ये आपका रशिया का मैप है, आई होप आपको मेरे कर्सर दिख रहा होगा, सॉरी मैं इसमें मार्क नहीं कर सकती। हमारा ये जो यूरोप है ये स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से, ये है ना, ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाके ऐसे, ठीक है? ये ऊफा वाला जो एरिया ना, मतलब यहाँ से ऐसे करके देन आपका यहाँ तक होता है, ये जो कैस्पियन सी है ना, ओके? एंड इसका जो ये वाला जो पॉइंट है, मतलब जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। एंड देन यू हैव ईस्टर्न मोस्ट है इसका व्लादिवोस्टॉक, ठीक है? ये वाला, ओके? चलो चलो ये तो हो गया। मैं दो दो क्वेश्चन के बाद ठीक कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। या गुड, गुड, ओके गाइस, या देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सी पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? इसमें आपका एलिमिनेशन लगेगा,
ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है, कोलकाता, ये बंगाल वाली साइड। कांडला, रुको, मुंबई किधर आता है, इधर आता है वेस्टर्न कोस्ट में। चेन्नई किधर आता है, यहाँ पे आता है। कोची किधर आता है, केरला में, ये भी नीचे आता है। आंसर क्या हुआ, कांडला। ऐसे अपना दिमाग लगाना वहां पे, अगर कुछ याद चीज ना भी है, बिकॉज यार देखो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये जो पोर्ट्स वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। विच पोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ नेचुरल डीप हार्बर एंड हैंडल्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कौन सा होगा, मुंबई। नेचुरल डीप हार्बर है सबसे ज्यादा। विच नेशनल वाटरवे कवर्स द स्ट्रेच फ्रॉम अलाहाबाद टू हल्दिया। सबसे ज्यादा आपका ये लार्जेस्ट वाटरवे भी है ना, सो इट इज आर नेशनल वाटरवे नंबर 1। Then we have like more classifications. Which canal connects the Mediterranean Sea with the Red Sea? We all know it's the Suez Canal. Which canal connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean? It's our Panama Canal. मतलब ये कुछ ऐसे है, देखो मेरे मैप के ऊपर ना ऐसे जज मत करना, ठीक है, बट जब आप आओगे ना तो ऐसे मतलब ऐसे ब्लॉक टाइप के ऐसे मैप्स बनते हैं। ये पता नहीं मैंने क्या बनाया है, रुको, देखो यार मेरे मैप की ड्राइंग को ना ऐसे जज मत करना, ठीक है ना। देन वी हैव लाइक दिस, ये मैं नॉर्थ अमेरिका बना रही हूँ। देन वी हैव लाइक दिस, आई गेस दिस, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर पनामा का लाना यहाँ पे है, चुटकू सा, ये ज्यादा से बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपका अटलांटिक, यहाँ पे आपका पैसिफिक, ठीक है, तो योर पनामा कनाल इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following feature which of the following is a feature of quaternary activities? Extraction of minerals, नहीं। Manufacturing goods, नहीं। Knowledge based services, ओके। Retail trade, अब इसमें बंदा फंसेगा अगर वो ढंग से पढ़ के नहीं गया होगा तो। मैंने क्या बताया था पहले, सर्विस सेक्टर होता है, उसके 3 बाइफरकेशन है, ठीक है, टन टन टन। एक है आपका टर्शरी, एक है आपका क्वाटरनरी, एक है आपका क्यूनरी। क्वाटरनरी में आपका पता है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, अंडरस्टूड। अच्छा, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कम्स अंडर टर्शरी एक्टिविटीज। माइनिंग, फार्मिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग। माइनिंग नहीं, फार्मिंग नो, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आ जाएगा, इंश्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल सर्विस। आपका जो सर्विसेज वाला जो पैराग्राफ है ना, मेरे पास देखो यहाँ पे आपकी बुक भी रखी हुई है। सो आपका ये जो सर्विसेज वाला आपका ये जो पैराग्राफ है ना, तो इसमें ही आप में वो चीज लिखी हुई है, एक तो प्रोफेशनल सर्विसेज है, एंड देन वी हैव आर पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। सो दैट्स द आंसर ऑफ डोमेस्टिक। जो पर्सनल सर्विसेज है मतलब इसमें ये है कि मेजोरिटी लोग रूरल से अर्बन आते हैं, अनस्किल्ड लोग होते हैं। इसमें एक बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज योर मुंबई वाला डब्बा, डब्बाज, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल सर्विसेज। अब इसमें मत फंस जाना, ठीक है, इसमें मत फंस जाना, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें कमर्शियल, आई गेस कमर्शियल नाम नहीं है यार, ये वाली चीज, रुको रुको, ये वाली चीज गलत है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, कमर्शियल नाम नहीं है आपके बुक में, प्रोफेशनल सर्विसेज है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज, ये बनाते बनाते मुझे थोड़ा सा वो ध्यान नहीं रहा होगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। प्रोफेशनल सर्विसेज में कुछ कुछ नाम है, लॉ, मैनेजमेंट, और भी कुछ नाम थे, तो ये आपके 2 और नाम है, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगी स्टार मार्क के। तो आपको बस यही वाले नाम आपको याद जाने। देखो यार बोर्ड्स में ना यार आपका ना वर्ड टू वर्ड चीजें आती हैं, ठीक है, वर्ड टू वर्ड चीजें आती हैं, इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान दे के जाना। यू हैव हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल सर्विस, पुलिस लॉ, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक सर्विस, लॉ। विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमने बात करी थी, हमने फैक्टर्स पढ़े थे, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल। इसका पूरा, इसका जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, उसमें मैंने पूरा समझा रखा है अच्छे से। सो वी हैव रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, ऑल ऑफ द अबव, ये आपके सारे से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ओके। हाउ इज माइग्रेशन इंटरप्रेटेड। अब ये वाला आपका पूरा एनसीईआरटी की एक लाइन है, इसको अभी याद करके चले जाना। लार्ज स्केल एफर्ट नहीं, रीजनल इफेक्ट नहीं, ग्लोबल लेवल के ऊपर होता है। लार्ज स्केल, अब आप बोलोगे यार ग्लोबल के ऊपर तो लार्ज स्केल क्यों नहीं है, अभी रुको मैं बताती हूँ। लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं, स्पॉन्टेनियस एफर्ट आपका इसमें एक तो, हाँ अब देखो, अब जैसे कि मैंने देखो, मैंने एमसी वो ऑप्शंस मैंने कैसे डाले हैं, आपका यहाँ पे एफर्ट है, अगर यहाँ पे इफेक्ट भी लिख दिया तो, है ना, तो गलत हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस एफर्ट, ओके। बिकॉज जो माइग्रेशन होता है ना,
उससे कोई भी रीजन की एकदम से जो डेमोग्राफी होती है वो चेंज हो जाती है। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? वी ऑल नो एशिया। अच्छा, अब इसमें एक और एक पॉइंट आता है, मैं थोड़ा बस ऐसे में रिवाइज करा रही हूँ कि भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 50 नहीं, आप कम से कम 60 क्वेश्चन तो रिवाइज करके जाओ। एंड आई गेस मैंने काफी चीजें पहले से ही बता चुकी हूँ मैं। जॉर्ज बी क्रेसी का एक नाम आता है जिन्होंने कहा था कि एशिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और और लाइक ऐसे प्लेसेस हैं जिनका एरिया तो कम है बट वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये वाली चीज उन्होंने कही थी। इसके ऊपर 1 मार्कर आ सकता है, याद करके चले जाना। ओके, देन वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन? पुश फैक्टर हमने पढ़ा था, पुश फैक्टर क्या होता है? एक आपका होता है आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। देन आपका एक होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। अब जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां से बंदा जा रहा है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ पुश फैक्टर्स है जो उसे धक्का मार रहे हैं कि तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटर जॉब। अच्छा देखो, इंसान क्यों जाएगा, तो मतलब पुश फैक्टर कुछ कुछ ऐसे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स है सोसाइटी के। सो इट इज लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ना, गुड जॉब, गुड एजुकेशन ना, अनएम्प्लॉयमेंट यस, मेडिकल सर्विसेज नो। ये सारे से आपके एग्जाम्पल होंगे पुल फैक्टर के। अभी नीचे इसका क्वेश्चन भी है, which of the following is a pull factor for migration? Natural disasters? No. Poverty? No. Political instability? No. Industrial development. Okay. Which type of migration takes place within the same country? ये तो बहुत आराम से कर ही लोगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन? नहीं। इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन? नहीं। इंटरनल माइग्रेशन। एक आपका सीजनल माइग्रेशन भी होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ सीजन के लिए लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें पता नहीं शायद वो ज़ोमैटो के कोई जो फाउंडर हैं, या ज़ोमैटो का जो कोई फाउंडर है, उसका नाम भूल गई यार, दिस इज़ वेरी बैड। शायद दीपेंद्र गोयल करके, है ना? दीपेंद्र गोयल, शायद यही है। उनका पॉडकास्ट हो रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं, वो बहुत तो ऐसे हैं जो सीज़नल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चलते हैं, कि वो कुछ महीने अपने गाँव में रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं, और जब उनका खेती वाला जो वो पीरियड होता है, जब वो खत्म हो जाता है, फिर वो यहाँ पे आते हैं एज़ अ डिलिवरी बॉय, है ना? तो ये एक एग्जांपल मैंने सोचा थोड़ा-सा इसे रिलेट करके पढ़ा दूँ। तो ये है सीज़नल माइग्रेशन, इसे कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कॉज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन? एफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर लोग एफॉरेस्टेशन करने लग जाएँ फिर तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कॉज़ ही खत्म हो जाए। दिल्ली में AQI अभी जब सर्दियाँ थी, अभी तो थोड़ा बेटर हो गया है, मतलब अभी भी इतना अच्छा नहीं है बट बेटर हो गया है। जो आपका हज़ार-हज़ार तक पहुँच रहा है, चलो वो तो नहीं पहुँच रहा। तो हो मतलब, और उसी टाइम हमारे पेपर्स होते हैं, हमारे सेमेस्टर्स भी उसी टाइम होते हैं। ड्यू इज़ लाइक कि मैं तुम्हारे पेपर्स तब कराऊँगा जब एक्सट्रीम गर्मी होगी या एक्सट्रीम सर्दी होगी। तो लाइक बहुत बुरा AQI होता है दिल्ली में, बट ठीक है। व्हिच गैस इज़ मेनली रिस्पांसिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? कि वो वाला रिसोर्स जिसको आप बार-बार यूज़ कर सकते हो, और जो सस्टेनेबल भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। कोल? नहीं, कोल खत्म होने वाला है। पेट्रोलियम? नहीं। सोलर एनर्जी? यस। नेचुरल गैस? नेचुरल गैस? नहीं। ओके। देन वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स? नॉन रिन्यूएबल कौन सा? विंड एनर्जी? नो। टाइडल? नो। कोल? Solar B? Coal. Which soil type is most suitable for cotton cultivation? Alluvial? Alluvial? No. Black soil? Yes. Red? Laterite? No. Which crop is mainly grown in tropical humid region? अब ये वाला क्वेश्चन आपका आया लैंड, वो है था ना लैंड रिसोर्स समथिंग, वो एक चैप्टर है। इसके ऊपर ही पता है वीडियोस आएंगी यार चैप्टर वाइज की ना, मैं अभी शूट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब क्योंकि मैंने अभी भी शुरू करा है, तो शूटिंग भी मैं ही करती हूँ, एडिटिंग भी मैं करती हूँ। लाइक मैंने अभी एक शॉट डाला था मिरांडा हाउस का कि मैं वहां पे कैसे शूट करती हूँ। मैं कभी वही बताऊंगी अगर मेरा चैनल ग्रो होता है कि मैं कैसे से शूट कर रही हूँ। अभी मैं घर में हूँ, तो घर में भी मैंने क्या क्या जुगाड़ करा हुआ है शूट के लिए, तो वो सब चीजें मैं बताऊंगी। बट पहले मेरा चैनल ग्रो हो तभी मैं बताऊंगी, इसलिए मेरा चैनल ग्रो करवाओ, ओके। ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, अगर भी टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है तभी कराओ, नहीं तो फिर डिसलाइक भी करके जा सकते हो। बी ऑनेस्ट। सो ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन, वीट नहीं, ये टेम्परेट क्रॉप है, इसका भी आ सकता है एक मार्कर में। टेम्परेट। राइस यस, ये है आपकी। रबर बार्ले नो। देन वी हैव अनदर, व्हिच फार्मिंग सिस्टम, ओ सॉरी,
50 तक ही है, ठीक है? अभी हम बस 50 तक ही डिस्कस करेंगे। व्हिच फार्मिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर मार्केट? सबसिस्टेंस नहीं, सबसिस्टेंस में भी आपके 2 आ जाते हैं। अम, नहीं, 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 सबसिस्टेंस का पार्ट नहीं, छोड़ो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम झूमिंग भी कहते हैं, इसके भी ना अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग नाम हैं। जैसे मिल्पा वगैरह भी है, तो ये सब चीज़ें भी जब हम चैप्टर करेंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कमर्शियल फार्मिंग, यस, पेस्टोरल नो, वो तो हर्डिंग टाइप हो जाता है, ठीक है? तो वो भी नहीं होगा। देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप कौन-कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जो जो ये इंपीरियल पावर्स थी या जो कॉलोनियल पावर्स थी, ये प्लांटेशन क्रॉप्स का इजाद करके गई थी। मतलब इजाद नहीं यार, हमारी कंट्रीज़ में पहले से ही थी ये सब चीज़ें, बट इन्होंने लाइक इसको एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर कर दिया था, जैसे कि इंडिगो है, टी है। अच्छा, अब आपकी बुक में ना अलग-अलग चीज़ें हैं कि जो फ्रेंच लोग थे, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें करी थी, ब्रिटिशर्स ने करी थी, डच ने कौन-कौन सी करी थी। तो जब वो चैप्टर करेंगे ना, तब मैं आपको उसमें बताऊँगी, ठीक है? अभी बता दूँगी ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मुझे एडिट भी करना है। ठीक है? ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप? व्हीट ना, राइस, टी। ये यूरोपियंस एस्टेब्लिश करके गए थे, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ओके, टी का। एंड देन वी हैव मेज़। ओके गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर आवर एमसीक्यूज़ पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा जल्दी ही आएगा, मैं अभी उसे ही रिकॉर्ड करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू टू, मतलब मैं देख रही हूँ व्यूज़ और सब्सक्राइबर थोड़े-थोड़े से बढ़ रहे हैं। बट मुझे बहुत प्यारा-सा कमेंट आया था, आस्था दोबरियाल का, यही थी, मतलब आईडी तो यही थी। ठीक है, आस्था दोबरियाल का। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप अपना फेस कैम ऑन रखा करो, इससे हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं आज घर में हूँ तब भी मैंने अपना फेस कैम ऑन करके रखा हुआ है। नहीं तो जब मैं घर में होती हूँ तो मैं फेस कैम अपना ऑन नहीं करती हूँ। ओके। सो थैंक यू सो मच टू आस्था एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सी यार, चैनल को स्टार्ट करना, उसमें पढ़ाना थोड़ा-सा टीडियस काम तो होता ही है स्टार्टिंग में। बट लाइक दोज़ पीपल हू सपोर्ट, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? बता देना पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, या मैं पूरी की पूरी ना अपलोड कर ही दूँगी 100 एमसीक्यू वाली, है ना? देन वी विल हैव इट। चलो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करो। बाय बाय।